हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ साइकोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि हमारा पार्ट बी है कॉग्निटिव प्रोसेस का। कॉग्निटिव प्रोसेस का पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो आप लोग जाइए और उसे देखिए, तभी आपको आगे का टॉपिक इस चैप्टर का समझ आएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंटेलिजेंस से। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस को हम कॉमनली कैसे समझते हैं? कोई भी इंसान सोचता है तो कहता है इंटेलिजेंस, मतलब देखो सामने वाला इंसान कितना इंटेलिजेंट है। तो बेसिकली इंटेलिजेंट का क्या मीनिंग है कि कोई भी इंसान जो है अपने काम को कितना परफेक्टली, कितने न्यू तरीके से, कैसे वो अपने टास्क से डील करता है, तो वो उसका बेसिक इंटेलिजेंस होता है। ये हम अपनी कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं, पर हम समझते हैं इसका क्या मीनिंग है। एक्चुअल इंटेलिजेंस is the ability to learn, understand and solve the problem। इंटेलिजेंस क्या होता है? ये एक एबिलिटी होती है किसी इंसान की कि कैसे वो अपने प्रॉब्लम्स को डील करता है, कैसे उसे सॉल्व करता है। ठीक है, इट हेल्प्स एज थिंक, मेक डिसीजन एंड अडॉप्ट टू न्यू सिचुएशन। मतलब ये क्या करता है? ये हेल्प करता है, ये किसी भी पर्सन को वो एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो कैसे एक सिचुएशन से डील कर सकता है, उसमें कैसे खुद को बैलेंस कर सकता है और कैसे जो होता है डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो ये जो इसका है, ये पूरा मीनिंग है इंटेलिजेंस का। डेफिनेशन क्या है इसका? इसका जो डेफिनेशन है वो लॉलुट्रो ने 1991 में दिया था। इन्होंने बताया था इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू मास्टर द इंफॉर्मेशन एंड स्किल नीडेड टू सक्सीड। इनका क्या मतलब था? इनका मतलब ये था कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज़ को मास्टर करने का। जब हम किसी चीज़ में मास्टरी हासिल कर लेते हैं तो वो जो एबिलिटी हमें उससे गेन होती है वो होती है इंटेलिजेंस किसी भी चीज़ की। तो ठीक है, इंटेलिजेंस इनके अकॉर्डिंग जो होता था मास्टरिंग इन एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ में अपने आप को मास्टर कर लेना था। ठीक है, तो इसका जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें बताया क्या दिया गया है कि इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ है हेरिडिटरी एंड एनवायरनमेंट इन इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें है इंटेलिजेंस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बोथ हेरिडिटरी, हेरिडिटरी जहां वर्ड आ गया वो रिलेटेड है किससे? जीन से, एंड इन्वायरमेंट लाइफ एक्सपीरियंस। ठीक है, These two factors work together to shape a person's cognitive ability। ये दोनों फैक्टर जो होते हैं वो आपस में एक साथ वर्क करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, ये पेशेंट जो भी हमारा पर्सन है उसकी एबिलिटी को फॉर्म करते हैं आपस में बैलेंस करके। ठीक है, तो इसमें जो होता है क्या इफेक्ट होता है हेरिडिटरी का और क्या इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट का, हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं हेरिडिटी का क्या जो होता है रोल है। ठीक है, तो हेरिडिटी हमारा किससे रिलेटेड है? जीन से, हमारा जेनेटिक फैक्टर से। तो इसमें आ गया जेनेटिक इनहेरिटेंस। इसमें क्या है? IQ लेवल टेंड टू बी सिमिलर अमॉन्ग फैमिली मेंबर। जो सेम फैमिली जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री जो होती है सेम होती है, जो आपस में रिलेटेड होते हैं, उनकी जो होती है, हो सकता है कि जेनेटिक फैक्टर की वजह से उनके जीन्स जो हो उनमें इफेक्टिव हो, तो उनका इंटेलिजेंस जो होता है उसके हिसाब से ज़्यादा हो या कम हो। ठीक है, इस बेस पे बेसिस होता है। IQ जो होता है ये हमारा इंडिकेट करता है इंटेलिजेंस लेवल को, एक तरीके से जो होता है ये मेजरमेंट होता है किसी भी पर्सन के इंटेलिजेंस का। हम आगे बढ़ेंगे इसको। दूसरा जो फैक्टर ब्रेन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब सारा कुछ हमारा जितना भी कॉग्निटिव प्रोसेस है उससे जो हमारा डील करता है वो हमारा ब्रेन ही होता है। ठीक है, तो इंटेलिजेंस जो होता है ये डिपेंड करता है ब्रेन। अब किसी भी पर्सन की ब्रेन डेवलपमेंट, अगर उसका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हुआ ही नहीं है, ठीक है, हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, हमारा जो सेरिब्रम है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो वो अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस तो कर ही नहीं पाएगा। तो कर ही नहीं पाएगा तो उसका इंटेलिजेंस क्या होगा? तो होता है, आपने देखा होगा ऐसे कई लोग होंगे जिनका जो होता है प्रॉपर डेवलपमेंट ब्रेन का नहीं होता है, तो वो लोग क्या होते हैं, मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं, ऐसा देखने को मिलता है अक्सर। तो ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो होता है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो होता है हमारे इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, सम पीपुल आर बॉर्न विथ बेटर मेमोरी। यही बता रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो बेटर मेमोरी के साथ बॉर्न होते हैं, रीजनिंग उनमें पाई जाती है और लर्निंग एबिलिटी पाई जाती है। ये डिपेंड करता है कि कितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है किसी भी पर्सन की ब्रेन का। ठीक है, और दूसरा ये हमारा तीसरा फैक्टर इनहेरिटेड ट्रेड्स। ठीक है, इनहेरिटेड ट्रेड्स में क्या कह रहे हैं? ट्रेड्स लाइक क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। मतलब
क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ये जो 3 फैक्टर आप देख रहे हैं ना, ये 3 फैक्टर, ये क्या हमारे ब्रेन के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, ठीक है। ये जो होते हैं, ये तीनों इंटेलिजेंस फॉर्म करने में बहुत ही बड़ा रोल जो होता है वो प्ले करते हैं। क्रियोसिटी, क्रिएटिविटी, ये जो भी आपके टास्क हैं उनको डील करने के लिए एक न्यू तरीका, एक न्यू वे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये हमारे इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स से जो होते हैं हम में आए होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ये जीन से प्रभावित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, इफ बोथ parents are highly intelligent, their child is more likely to have high IQ level, ठीक है। इसमें यही कह रहे हैं, अगर पेरेंट्स जो है वो उनके पास हाई एबिलिटी है, इंटेलिजेंस ज़्यादा है, तो हो सकता है उनके जीन्स बच्चों में ट्रांसफर हो और बच्चे भी उनके क्या हो, हाईली इंटेलिजेंट हो, उनका IQ लेवल और भी ज़्यादा हो, ठीक है। इंटेलिजेंस इज नॉट 100% जेनेटिक, इन्वायरमेंट ऑल्सो प्लेज ए बिग रोल। मतलब क्या है इसका, इन्वायरमेंट देखिए साइकोलॉजी में जो है, जब डेवलपमेंट जब से शुरू होता है तो ना कि वो बस फिजिकल हमारे बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, वह हमारे ब्रेन के फंक्शन पे ही टोटली डिपेंड नहीं करता है, या फिर जीन पर टोटली डिपेंड नहीं करता है। हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसे शेप करता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, या फिर जो होता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में। तो इसका मतलब यही है कि जो होता है ये 100% इंटेलिजेंस जो होता है वो जेनेटिक हेरिडिटरी हो ही नहीं सकता, इन्वायरमेंट का इसमें पूरा रोल होता है, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है शेप करता है। नेक्स्ट है, अच्छा नेक्स्ट जो हो गया हमारा, क्या रोल है इन्वायरमेंट का। अब इन्वायरमेंट कैसे अपना रोल प्ले करेगा इसमें, इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में, ठीक है। तो हम समझते हैं, इसमें पहला है एजुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। एजुकेशन एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, स्कूल्स, बुक्स एंड टीचर्स हेल्प इन इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। मतलब क्या है, जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वो स्कूलों में जाता है, उसका इंटरेक्शन होता है, वहाँ टीचर्स डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वहाँ पर उन्हें सीखने को मिलता है, नई नई चीज़ें वो पढ़ते हैं, तो उस हिसाब से जो होता है वो सीखते हैं, तो उनकी जो इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो ग्रेडेबली क्या होती है, डेवलप होती है, ठीक है। न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। अब न्यूट्रिशन कैसे, न्यूट्रिशन फॉर एग्जांपल जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन B12 क्या होता है, वो मेमोरी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये न्यूट्रिशन और जो भी ये मिलता है अगर टाइम से, तो उस बॉडी जो होती है हेल्दी होती है, तो ब्रेन फंक्शन भी बहुत अच्छा होता है। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ जो होता है इस तरीके से इंटेलिजेंस पर, ब्रेन पर अपना इफेक्ट दिखाता है। प्रॉपर डाइट एंड हेल्थ केयर आर इसेंशियल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट। मतलब यही है कि प्रॉपर डाइट और हेल्थ केयर अगर दिया जाए शुरू से, तो वो क्या करता है, वो ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है और इंटेलिजेंस को साथ साथ भी बढ़ाने में हेल्प करता है। पेरेंटल सपोर्ट एंड स्टिमुलाई, पेरेंटल सपोर्ट एंड स्टिमुलाई, इसमें क्या है, इनकरेजिंग पेरेंट्स हेल्प बूस्ट इंटेलिजेंस थ्रू लर्निंग एक्टिविटीज, ठीक है। मतलब ये है कि पेरेंट्स का सपोर्ट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब किसी भी बच्चे में जो है इंटेलिजेंस का डेवलपमेंट जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है आपका, जैसे ही वो धीरे धीरे वो बड़ा होता है, आपका स्कूलर फेज में जाता है, एडोलसेंट में जाता है, अडल्टहुड में जाता है। तो जब बचपन में होता है हमारा प्री स्कूलर फेज हो गया, चाइल्डहुड टॉडलर फेज हो गया, ये जैसे जैसे उनका डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, उसमें जो पेरेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं उसके हिसाब से उनके साइकोलॉजिकल स्टेटस जो उनका बनता है, जो मेंटेन होता है, उसका भी इफेक्ट इंटेलिजेंस पे होता है। जितना ज़्यादा पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करते हैं उतना ज़्यादा वो क्रिएटिविटी दिखाते हैं, अपने टास्क को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो पेरेंट्स और फैमिली का जो होता है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने बच्चे को प्रॉपर सपोर्ट दे, ताकि उनका बेटर डेवलपमेंट हो सके हर तरीके से, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का क्या मतलब है कि क्या है उसका इंटेलिजेंस कैसे डेवलप हो रहा है, मतलब वो सोसाइटी से जब इंटरेक्ट कर रहा है तो वो सोसाइटी से क्या लर्न कर रहा है, ठीक है। तो वो फैक्टर भी जो होता है वो बहुत मायने रखता है उसके इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस केवल वो नहीं होता है कि मतलब कैसे भी आप कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें, सिर्फ वही है, वहाँ तक सीमित नहीं है, ठीक है। इंटेलिजेंस में भी आता है, अभी आप उसके इंटेलिजेंस के टाइप में पढ़ेंगे सोशियल इंटेलिजेंस, कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो सोशियो इकोनॉमिक, ये जो कंडीशन है, ये जो स्टेटस है, इस पे जो होती हैं इससे डेवलप होती हैं, ठीक है।
इसमें दिया गया है वेल्दियर फैमिलीज ऑफ्टन हैव बेटर एक्सेस टू एजुकेशन एंड रिसोर्सेज। इसमें बताया गया है कि जो जिन लोगों के पास ज़्यादा होते हैं, पैसे होते हैं, वो अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलती है, तो इस हिसाब से उनका इंटेलिजेंस लेवल जो होता है वो बाकी बच्चों से अलग होता है। तो ये इकोनॉमिक कंडीशन होता है जो कि इसको इस तरीके से प्रभावित करता है। और साथ साथ जो होता है हमारा सोसाइटल फैक्टर हो गया, ये भी जो होता है प्रभावित करता है कि किस इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है किसी भी बच्चे का, किसी भी पर्सन का जो होता है वो इंटेलिजेंस होता है वो डेवलप होता है। इसी में जो हमारा हो गया कल्चर आ गया, कल्चर एंड सोशल इंटरेक्शन। ये कैसे होता है देखिए, टॉकिंग, प्लेइंग एंड इंटरैक्टिंग विथ अदर इम्प्रूव थिंकिंग स्किल। मतलब क्या है, जितना ज़्यादा कोई भी पर्सन, जितना ज़्यादा वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, उतनी नई नई चीज़ें वो सीखता है। ठीक है, उसका एक्सपोजर बढ़ता है, नई नई चीज़ें वो लर्न करता है, तो उसका इंटेलिजेंस लेवल भी जो होता है वो बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड विथ गुड जीन्स बट नो एक्सेस टू एजुकेशन मे नॉट रीच टू देयर फुल पोटेंशियल। मतलब क्या है, कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स, मान लीजिए उसके पेरेंट्स की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, वो काफ़ी हाईली इंटेलिजेंट है, पर उनके बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिला, उनके बच्चे को वो इन्वायरमेंट, वो एक्सपोजर नहीं मिला। तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि जीन आ गए हैं तो वो बच्चा इंटेलिजेंट होगा ही नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो होता है वो शेप करता है, वो उसे मॉडिफाइड करता है, उनकी एबिलिटी को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। तो इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा तो उसका इंटेलिजेंस डेवलप नहीं होगा। इसमें यही बताया गया है, वाइल एन एवरेज चाइल्ड इन ए रिच लर्निंग इन्वायरमेंट कैन डेवलप हाई IQ। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है जो होता है इन्वायरमेंट पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर। ठीक, अब ये आ गए हमारे टाइप्स। टाइप कितने टाइप्स होते हैं हमारे इंटेलिजेंस के। तो इसमें जो हमारा ये जो चार्ट है आप देख रहे हैं, इसमें गार्डनर्स जो होता है, गार्डनर्स थे, इन्होंने बताया था कि कितने टाइप के जो होते हैं इंटेलिजेंस होते हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी दी थी। ठीक है, अपने बुक में अपने थीसिस के अकॉर्डिंग, अपने थियरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, किसी भी पर्सन की जो होती है इंटेलिजेंस होती है वो कोई सिंगल पावर नहीं है कि बस एक ही सिंगल है। उनके पास क्या होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस, मल्टीपल टास्क से डील करने की एबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है उन्होंने जो होता है इसे 8 जो होते हैं टाइप्स में, 8 टाइप में इनको बताया गया है। उसके पहले जो होता है इसमें कुछ जो होते हैं जनरल जो इंटेलिजेंस, इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, और वो हमारे क्या होते हैं, हमारे 3 होते हैं। पहला होता है, ठीक है, इसे मैं बता दे रहा, पहला जो होता है हमारा, पहला जो हमारा टाइप होता है वो हमारा होता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, अब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। और तीसरा हमारा क्या था, तीसरा हमारा था सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये हमारा जनरल जो होता है डिवाइड किया गया है टाइप्स को, ये 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, कॉन्क्रीट क्या है, कॉन्क्रीट का मतलब क्या है, जो आपका जो मैथमेटिकल चीज़ें, जो रीजनिंग वाली चीज़ें हैं, उनसे कैसे कोई भी पर्सन डील करता है अपने इंटेलिजेंस का, अपने ब्रेन पावर का यूज़ करके, तो ये उसमें आता है। मैकेनिकल चीज़ों का, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का जो होता है, कैसे उनसे डील करता है, कैसे वो उन्हें सीखता है, तो इंटेलिजेंस उससे रिलेटेड होता है। अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो कैसे किसी भी चीज़ की मीनिंग को समझता है, एक्चुअल मीनिंग को समझता है, कैसे उसे अपने लाइफ में इन्वॉल्व करता है, कैसे उसे एक फिलोसफिकल वे में देख पाता है। ये जो एबिलिटी होती है ये हमारा अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के अंदर आती है। ठीक है, और ये हमारा तीसरा जो होता है ये सोशल में आ गया हमारा सोशल इंटेलिजेंस, कैसे वो लोगों से इंटरेक्ट करता है, कैसे वो अपना कम्युनिकेशन स्किल मेंटेन करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये 3 इसमें आती हैं। तो ये बेसिक जो होता है ये 3 टाइप में डिवाइडेड है। बाकी जो गार्डनर है इन्होंने इसे 1 टाइप में बताया है कि कैसे जो होते हैं किसी भी पर्सन के पास मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला आ गया हमारा म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, म्यूजिक से। ठीक है, स्किल्स इन टास्क इन्वॉल्विंग म्यूजिक, मतलब क्या है, कोई भी इंसान, किसी इंसान के पास क्या है, उसके पास गाने को लेकर, उसे समझने को लेकर, कैसे उसे गाना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड उसके पास इंटेलिजेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिशियन। ठीक है, तो किसी भी पर्सन के पास एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है, तो ये पहला हो गया। दूसरा है बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ठीक है, बॉडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस का क्या मतलब है, स्किल इन यूजिंग द होल बॉडी और वेरियस पोर्शन ऑफ इट इन द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम और इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोडक्शन।
प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल डांसर, एथलीट्स, एक्टर्स एंड सर्जन्स, ठीक है। तो बेसिकली ये बता रहा है कि कैसे वो अपनी बॉडी के जो होते हैं पार्ट्स का यूज़ करके, जो होता है स्किल्स का यूज़ करके, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन जो होता है वो करता है यूनिक वे में। तो ये उससे रिलेटेड होता है ये इंटेलिजेंस। और तीसरा हमारा हो गया लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस साफ पता चल रहा है इससे कि कैसे जो होता है वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है कोई भी। स्किल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड साइंटिफिक थिंकिंग, मतलब साइंटिफिक थिंकिंग में जो स्किल यूज़ करते हैं वो इस तरीके के इंटेलिजेंस से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट हो गए हमारे, ठीक है। अब आगे हमारा लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जो होता है वो किससे रिलेटेड है? स्किल इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ लैंग्वेज। जो भी जो होता है हम भाषा बोलते हैं, जो लैंग्वेज हम बोलते हैं और जो हम लैंग्वेज दूसरों का समझते हैं, ये उससे रिलेटेड होता है ये इंटेलिजेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारा हो गया लिटरेरी, ठीक है। पांचवा जो हमारा टाइप हो गया वो हो गया स्पाटियल इंटेलिजेंस, ठीक है। इसका क्या मतलब है? स्किल इन्वॉल्व स्पाटियल कॉन्फ़िगरेशन सच एज दोज यूज्ड बाय आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट। मतलब क्या है? ये जो होता है बेसिकली क्रिएटिविटी को बता रहा है कि कैसे लोगों के पास क्रिएटिविटी का जो इंटेलिजेंस होता है वो कैसे नई नई चीज़ें बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें दिया गया आर्टिस्ट, कोई भी आर्टिस्ट कैसे वो पेंटिंग बना रहा है, कैसे वो देख के जो होता है डिफरेंट डिफरेंट व्यू को उसको क्रिएटिव वे में प्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली इस टाइप का इंटेलिजेंस जो होता है वो इससे रिलेटेड होता है, ठीक है। हमारा छठवां जो टाइप है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस का क्या मतलब है? स्किल in interacting with others such as sensitivity to mood, temperament, motivation and intention of others। मतलब क्या है कि औरों को कैसे समझ पाते हैं, ठीक है, औरों से कैसे डील कर पाते हैं। ये जो इंटेलिजेंस होता है ये हमारा इससे रिलेटेड होता है, हमारा इंटरपर्सनल होता है। जब भी वो किसी से इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें इस तरीके का इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। सातवां जो टाइप है हमारा वो क्या है? इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रा पर्सन मतलब वो खुद को कैसे समझते हैं, ठीक है। खुद के माइंड में तो हमारे भी थॉट्स होते हैं, हमारे भी बिहेवियर होते हैं, वो खुद को लेकर क्या परसेप्शन रखते हैं। ये इंटेलिजेंस इस तरीके से जो होता है वो डील करता है। इसमें है नॉलेज ऑफ द इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ वन सेल्फ, मतलब अपने बारे में जानने की जो एबिलिटी है। एक्सेस टू वन ओन फीलिंग एंड इमोशन, मतलब अपने को, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को कैसे समझते हैं। ये इंटेलिजेंस जो होता है हमारा इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस होता है। आठवां हमारा टाइप है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस मतलब क्या है इसका? एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई पैटर्न इन नेचर, ठीक है। तो नेचर ये जो होता है रिलेटेड होता है उसके बेसिक एक जनरल एबिलिटी में, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है हमारा गार्डनर्स का जो होता है 8 मेजर टाइप्स है इंटेलिजेंस का। और इन्होंने बताया है कि इंटेलिजेंस कोई सिंगल एबिलिटी नहीं है किसी भी पर्सन की, ये मल्टीपल एबिलिटी है जो कि हर इंसान के पास एक यूनिक वे में प्रेजेंट होती है और क्या होती है वो स्पेसिफिक होती है, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स हो गए इंटेलिजेंस के। नेक्स्ट हमारा आ गया क्या है? इंट्रोडक्शन टू मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट एंड मेंटल डिफिशियंसीज, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम समझते हैं कि कैसे हम मेजर करते हैं इंटेलिजेंस को। तो अभी जैसे कि मैंने बताया इंटेलिजेंस के लिए एक टर्म आया था IQ, ठीक है। IQ, तो IQ जो होता है मेजर करने के लिए बेसिकली यूज होता है, ठीक है। हम समझते हैं आगे। इंटेलिजेंस टेस्ट आर यूज टू मेजर ए पर्सन्स कॉग्निटिव एबिलिटी, मतलब किसी भी पर्सन की कॉग्निटिव एबिलिटी को मेजर करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट यूज किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रीजनिंग कैपेसिटी, ठीक है। दीज टेस्ट हेल्प इन एक्सेसिंग इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाइंग giftedness and diagnostic मेंटल डिफिशियंसीज। मतलब क्या है? ये टेस्ट जो होते हैं वो यूज होते हैं बेसिकली क्या करने के लिए? इंटेलिजेंस को मेजर करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मेजर करने के लिए, और क्या करने के लिए? उनको डायग्नोस करने के लिए बेसिकली कि क्या इंटेलिजेंस लेवल है। बेसिकली उनको एक टर्म में क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम समझते हैं आगे इसमें आ गया मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस में। तो इंटेलिजेंस को कैसे हम मेजर करते हैं? तो इसके लिए जो होता है एक दिया गया था फॉर्मूला, ठीक है। IQ क्या? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ठीक है।
एक आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया, तो आईक्यू वो फैक्टर होता है जो कि बताता है किसी भी पर्सन के पास कितनी एबिलिटी है, ठीक है। तो आईक्यू मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, ठीक है। इसमें बताया गया है कि आईक्यू, आईक्यू क्या होता है, आईक्यू क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला दिया गया है। अच्छा, मेंटल एज क्या होता है? मेंटल एज जो होता है एक तरीके से डिफाइन किया जाता है कि किसी भी पर्सन की जो होती है टास्क, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्या एबिलिटी है। फॉर एग्जांपल है, कोई 10 साल का बच्चा है, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सॉल्व कर पा रहा है एक 12 साल के बच्चे की तरह, मतलब वो अपने प्रॉब्लम्स को एक 12 साल के बच्चे की तरह सॉल्व कर रहा है, उसकी एबिलिटी जो है वो 12 साल के बच्चे की जितनी है, ठीक है। तो उसका मेंटल एज क्या होगा? उसका मेंटल एज जो होगा वो 12 साल होगा, ठीक है। तो मेंटल एज जो होता है वो उसकी एबिलिटी पर जो होता है वो बताया जाता है। और क्रोनोलॉजिकल एज जो होता है उसका जो डेवलपमेंटल एज होता है वो कितने साल का है, 10 साल का है, 12 साल का है, 15 साल का है, तो ये बेसिक उसका डेवलपमेंटल एज होता है। तो इस तरीके से जो होता है वो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज करके हम अपना आईक्यू कैलकुलेट करते हैं। और आईक्यू जो होता है वो बताता है कि किसी भी पर्सन की इंटेलिजेंस लेवल कितनी है, ठीक है। तो इसी में बताया गया इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू। द मोस्ट कॉमन वे टू मेजर इंटेलिजेंस इज थ्रू आईक्यू टेस्ट, मतलब आईक्यू टेस्ट जो होता है उससे क्या होता है, इंटेलिजेंस मेजर किया जाता है, ठीक है। आईक्यू का फार्मूला हो गया ये। और मेंटल एज, मेंटल एज के बारे में यहाँ का बताया, द लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस कंपेयर टू एवरेज एबिलिटीज एट ए सर्टेन एज, मतलब क्या है, मैंने पहले ही बता दिया कि कैसे जो होता है मेंटल एज कैलकुलेट किया जाता है। बेसिकली एबिलिटी कितनी होती है किसी एज पे, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज होता है द एक्चुअल एज ऑफ द पर्सन, मतलब डेवलपमेंटल एज जो होता है उसका जो होता है एक्चुअल एज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया, इफ ए 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड हैज मेंटल एज 12 एंड देयर आईक्यू, इसका आईक्यू क्या होगा? अगर किसी भी बच्चे का है तो आईक्यू जो होगा इसका कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है, फॉर्मूले से। तो जो भी उसका आईक्यू होगा उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो पर्सन को क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। अब किसी भी पर्सन का जो होता है आईक्यू लेवल जो होता है, अगर एक चार्ट जो होता है क्लासिफिकेशन दिया गया है, वैसे इसमें नीडेड नहीं है पर मैं फिर भी बता दे रही हूँ, क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसमें कुछ जो होते हैं उसमें निर्धारित किए गए हैं पहले से कि कितने लेवल का है। तो अगर 140 के पार जाता है तो उस बंदे को क्या बोला जाता है, जीनियस बोला जाता है, ठीक है। अगर 130 से 140 के बीच में बोला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, सुपीरियर बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट आईक्यू लेवल पे लोगों को कैटेगराइज किया है कि उनकी मेंटल एबिलिटी कितनी है, ठीक है। आईक्यू जो होता है इस तरीके से मेजर करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आ गया हमारा टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, और इसी में बताया गया है कि किस तरीके से जो होता है इंटेलिजेंस टेस्ट किए जाते हैं। तो उसमें सबसे पहला हमारा आ गया वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट रिक्वायर रीडिंग एंड राइटिंग, मतलब क्या है, ये जो टेस्ट होता है वो बेस्ड होता है हमारे कोई भी जो क्लाइंट है या फिर जो हमारा पर्सन है जो भी आया है हमारा टेस्ट करवाने, वो बेसिकली उसका क्या वर्बल रिस्पॉन्स है, वो किस तरीके से जो होता है लैंग्वेज बोलता है, कैसे दूसरों का लैंग्वेज समझता है, कैसे जो होता है वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये जो होता है उसकी एबिलिटी जो होती है इसमें टेस्ट की जाती है। इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एक एग्जाम्पल है हमारा स्टैनफोर्ड बायनेट टेस्ट, ठीक है। ये जो टेस्ट होता है इसके थ्रू जो होता है इस पर्सन की एबिलिटी जो होती है वो चेक की जाती है। दूसरा जो हमारा है वो नॉन वर्बल टेस्ट, मतलब क्या है, नॉन वर्बल, बिना जो होते हैं लैंग्वेज का यूज़ किए इस तरीके का टेस्ट किया जाता है। इसमें किया गया है पिक्चर का यूज़ करते हैं, पजल्स का यूज़ करते हैं और सिम्बल्स का यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, पर्सन की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तीसरा जो होता है परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। इसमें बेसिकली जो होता है किसी भी पर्सन को जो होता है कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करती है, उसके बेसिस पे जो होता है इवेल्युएटर उनके जो होता है कैपेसिटी
को इवेल्युएट करता है। ठीक है, बेसिकली कोई भी मोटर एक्टिविटी परफॉर्म करनी है उसमें क्या आता है, मेजर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब इसमें फॉर एग्जांपल हो गए कि कैसे जो होता है हम असेंबल करते हैं, कैसे हम कोई भी पिक्चर जो होता है हमें दे दिया जाता है तो उसे कैसे असेंबल करके हम कोई भी पिक्चर, कोई भी डायग्राम बनाते हैं, कैसे हम किसी भी पजल्स को सॉल्व करते हैं, कैसे हम ब्लॉक्स को कैसे सेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में। तो इस तरीके से जो होता है ये हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट होता है 1 पर्सन। एग्जामिनर इसमें जो होता है किसी 1 पर्सन को जो होता है एक कंट्रोल सेटिंग में क्या करता है, असेस करता है उसकी एबिलिटी को। 1 पर्सन इज टेस्टेड एट ए टाइम। ठीक है, ग्रुप टेस्ट जो होता है, ग्रुप टेस्ट में मैनी पीपुल, ढेर सारे लोगों को एक साथ बिठाकर जो होता है एग्जामिनर उनके इंटेलिजेंस लेवल को टेस्ट करता है। मैनी पीपुल टेक द टेस्ट एट वंस, एक टाइम पे ढेर सारे लोगों का किया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं कुछ टाइप्स हैं जिसमें इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो गया मेंटल डिफिशियंसीज, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब हमारा इसमें क्या बताया गया है कि अगर किसी पर्सन के पास इंटेलिजेंस की कमी है तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलेंगे। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इसमें क्या बताया गया है, मेंटल डिफिशियंसीज रिफर टू कंडीशंस वेयर ए पर्सन हैज सिग्निफिकेंटली बिलो एवरेज इंटेलिजेंस and difficulty in daily activities. These are often classified. ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि जिस भी पर्सन के पास क्या, कैसे बता रहा है इसका क्या है, बिलो एवरेज इंटेलिजेंस, मतलब क्या है, उसका आईक्यू लेवल क्या है वो नीचे है। ठीक है, हमारा आईक्यू लेवल कितना है, हमारा 17 से नीचे है या फिर 18 से नीचे है, जो एक स्टैंडर्ड एवरेज क्राइटेरिया होता है उससे क्या है वो नीचे है, तो उस पर्सन को क्या हम बोल देंगे, मेंटली डिफिशिएट बोल देंगे। ठीक है, मेंटली क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअली डिसेबल बोल देंगे। तो ये जो होता है इसमें बताया गया है और इसका क्लासिफिकेशन आगे दिया गया है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। ठीक है, ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये हमारा बता रहा है आईक्यू लेवल को। ठीक है, इसमें है पहला माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कब हम उसे माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलेंगे, कैन लाइव इंडिपेंडेंटली, जब उसका जो है आईक्यू लेवल कितने से कितने के बीच में, 15 to 17 के बीच में होगा। ठीक है, कैन लाइव इंडिपेंडेंटली मतलब अकेले, मतलब सारी चीज़ों को रह सकता है, वो अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी को अकेले परफॉर्म कर सकता है। विथ सपोर्ट मतलब सपोर्ट के साथ भी रह सकता है। एंड मे नीड हेल्प इन एकेडमिक्स, और इसे क्या हो सकता है, अपने एकेडमिक्स में हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, ऐसी कंडीशन इसमें हो सकती है। मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनका जो आईक्यू लेवल कितने से कितने के बीच में होता है, इसमें इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो हमारा 35 से 50 के बीच में होता है। ठीक है, 35 से 50 के बीच में होता है। और ये लोग कितना काम कर सकते हैं, कैन डू बेसिक सेल्फ केयर, खुद का सेल्फ केयर जो होता है डेली लाइफ की एक्टिविटी ये खुद का कर सकते हैं। नीड्स सुपरविजन इन डेली लाइफ। ठीक है, पर इनको क्या होगी, सुपरविजन की ज़रूरत होगी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में। अब इसमें जो होती हैं हमारी नर्सेज जो होती हैं वो अच्छा रोल प्ले करती हैं, उनको सुपरवाइज करती हैं, उनको गाइड करती हैं। ठीक है, अब हमारा तीसरी जो है बताया गया है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में आईक्यू लेवल जो हमारा कितने से किसके बीच में आ जाता है, 20 to 35 के बीच में, 20 to 35 के बीच में। और इसके अकॉर्डिंग जो होता है किसी पर्सन के पास कितनी एबिलिटी होती है, लिमिटेड कम्युनिकेशन, मतलब लिमिटेड कम्युनिकेशन, बहुत कम ही कम्युनिकेशन रहेगा उसका। हो सकता है उसका कम्युनिकेशन अपने किसी क्लोज वन को लेकर हो, पर बाहर के लोगों से या फिर फैमिली मेम्बर से उतना कम्युनिकेशन की एबिलिटी उसमें नहीं रह जाती। ठीक है, रिक्वायर कांस्टेंट केयर, मतलब उन्हें रेगुलर केयर की ज़रूरत पड़ेगी, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी को भी नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो इस तरीके का जो होता है मेंटल डिसेबिलिटी होता है। और लास्ट वाला हमारा जो है वो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जो कि हमारा 20 से नीचे चला जाता है। ठीक है, जब आईक्यू लेवल 20 से नीचे चला जाता है तो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है। इसमें किसी भी पर्सन की एबिलिटी कितनी डिक्रीज होती है, कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन केयर गिवर, मतलब क्या है, कंप्लीटली डिपेंडेंट होती है, उनके पास खुद की जो होती है डेली लाइफ केयर भी खुद का नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग तो बहुत दूर की बात है, उनका बेसिक जो डेवलपमेंट हो वो भी नहीं कर पाएंगे, हर चीज़ को लेकर उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड किया गया है, क्या होते हैं, मेंटल डिसेबिलिटी को, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को। ठीक है, तो
तो इसमें हमारा आ गया क्या होंगे कॉजेज। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ मेंटल डिफिशियंसीज। ठीक है, तो इसमें है मेंटल डिफिशियंसीज कैन बी कॉज्ड बाय जेनेटिक, इन्वायरमेंटल एंड मेडिकल फैक्टर। ठीक है, जेनेटिक फैक्टर जैसे कि मैंने पहले बताया कि हेरिडिटरी और जेनेटिक का जो होता है वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में या आप कह सकते हैं आपके इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है, क्योंकि जो होते हैं जीन्स जो होते हैं पेरेंट्स से हमारे अंदर आते हैं, तो ये फैक्टर होता है जो हमारा वो मेंटेन करता है हमारे कॉग्निटिव जो होते हैं एबिलिटी को। तो अब इसमें आ गया जेनेटिक डिसऑर्डर। अब आ गया इसमें डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो होता है इसमें क्या होती है ट्राइसोमी हो जाता है हमारा क्रोमोसोम्स का, तो इसकी वजह से जो होती है वो उनका जो एक नॉर्मल ह्यूमन की जो होती है हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उससे वो अलग हो जाते हैं, तो इनमें जो होती है हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, फ्रेजाइल एग सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हमारे जो होते हैं जेनेटिक फैक्टर हो गए। प्रीनेटल फैक्टर हमारे क्या होंगे, पुअर न्यूट्रिशन, इन्फेक्शन एंड एक्सपोजर टू द ड्रग एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर को पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन हो गया, पुअर न्यूट्रिशन, एनीमिया हो गई, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या फिर मदर ने जो है अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, तो इस हिसाब से जो होते हैं उनकी जो मेंटल एबिलिटी जो डेवलपमेंट होना चाहिए था उनका, उस पर जो होता है प्रभाव पड़ेगा, तो वहाँ पर भी हमारा कॉग्निटिव जो होता है एक प्रोसेस जो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में ये भी अपना रोल प्ले करेगा। ठीक है, बर्थ रिलेटेड इश्यूज। ठीक है, बर्थ रिलेटेड इश्यूज में क्या आएगा, प्रीमेच्योर बर्थ हो गया, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन एट बर्थ हो गया। ठीक है, ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस, अगर बच्चे नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी मान लीजिए हो रही है और बच्चा सही टाइम पे नहीं निकल पाया या फिर बीच प्रेजेंटेशन की वजह से नहीं प्रॉपर टाइम पे डिलीवरी हो पाई, तो हो सकता है कि बच्चे को क्या हो जाए, एस्फेक्सिया हो जाए। ठीक है, बर्थ एस्फेक्सिया, तो उसकी वजह से जो होगा ऑक्सीजन डिफिशियंसीज की वजह से भी क्या होगा, उस टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है और वो आगे चल के लाइफ में क्या करेगा, वो डिफिकल्टीज कॉज कर सकता है। ये भी एक फैक्टर है। चाइल्डहुड फैक्टर, चाइल्डहुड फैक्टर में हमारा हो गया मैचुरेशन हो गया, ब्रेन इंजरीज हो गए, इन्फेक्शंस लाइक मेनिंजाइटिस। हाँ, बेसिकली जो होता है ये बता रहा है कि कैसे जो होता है हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट चाइल्डहुड से हमारा डेवलपमेंटल स्टेज तक, ठीक है, होता है, तो उसके हिसाब से जो होता है हमारा इंटेलिजेंस लेवल डेवलप होता है। तो ये जो हमारे हो गए क्या होते हैं, हमारे कॉजेज हो गए जो कि इंटेलिजेंस लेवल को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हमारा इंटेलिजेंस टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब हम अपना नया टॉपिक इसी चैप्टर का स्टार्ट करते हैं और वो क्या है हमारा लर्न। हाँ, तो लर्निंग क्या मीनिंग होता है। लर्निंग बेसिकली क्या है कि कैसे कोई भी पर्सन जो होता है किसी भी चीज़ को सीख सकता है, कैसे उसे लर्न करता है, ठीक है, कैसे उसे एक्वायर करता है और फिर कैसे उसका यूज़ करता है। तो बेसिकली ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये लर्निंग होती है। ठीक है, तो हम लर्निंग में समझते हैं इसका मीनिंग। ठीक है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल, बिहेवियर और एटीट्यूड थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस, स्टडी और ऑब्जर्वेशन। मतलब क्या है इसका, लर्निंग का मतलब क्या है कि कैसे जो होता है हम नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, कैसे हम कोई भी स्किल सीख रहे हैं। ठीक है, किससे, किसके थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू हम सीख रहे हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू, ठीक है, पढ़ के, स्टडी करके या फिर हम ऑब्जर्व करके सीख रहे हैं। तो ये जो होते हैं ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा लर्निंग कहलाता है। ठीक है, इट लीड्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस इन बिहेवियर और अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या है इसका, जब हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, ठीक है, हम उसे एक्वायर करते हैं तो हम उसका यूज़ भी करते हैं, तो फाइनली जो इसका आउटकम होता है कि हमारे बिहेवियर में भी इसका चेंज होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो होता है हमारा लर्निंग होता है। ठीक है, डेफिनेशन क्या होगा लर्निंग का, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द BF स्किनर इन्होंने बताया है लर्निंग के बारे में, लर्निंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडॉप्टेशन। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि लर्निंग एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है, ग्रेडिवली जो होता है, प्रोग्रेसिव, कॉन्टिन्यूसली जो होता है किसी भी चीज़ को सीखने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, तो कैसे हम सीखते हैं, कैसे हम अडॉप्ट करते हैं, तो ये पूरा होल प्रोसेस हमारा लर्निंग को डिफाइन करता है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है
नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो हमारा जीन पियाजेट ने बताया है। इन्होंने क्या बताया है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंसेस। जो भी एक्टिविटीज़ हम अपने लाइफ में करते हैं, जो भी हमें एक्सपीरियंस उसका गेन होता है, कैसे हम उसको जो होता है अपने माइंड में, उसको मेमोरी में हम स्टोर करते हैं, कैसे फिर हम यूज़ करते हैं उसका, ये जो प्रोसेस होता है हमारा वो लर्निंग होता है। ये हमारा जीन पियाजेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा डेफिनेशन है वो रॉबर्ट गेंज ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था? लर्निंग इज ए चेंज इन ह्यूमन कैपेबिलिटी दैट परसिस्ट ओवर टाइम, ठीक है। दैट परसिस्ट ओवर टाइम मतलब क्या है कि ह्यूमन कैपेबिलिटी जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे वो लोगों को जो होता है सीखता है या फिर चीज़ों को सीखता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखता है, वैसे वैसे उसके अंदर कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप होती है और ये जो होती है ये चलती रहती है थ्रू आउट द लाइफ इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इन्होंने इस तरीके से जो होता है वो लर्निंग को डिफाइन किया था, ठीक है। अब आ गए हमारे थियरीज ऑफ लर्निंग। थियरीज ऑफ लर्निंग को शायद मैंने जो होता है मैं ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुकी हूँ इसके कुछ थियरीज प्रीवियस जो होते हैं लेक्चर्स में, पर हम इसको जो होता है इसको सिंपल वे में समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो थियरीज ऑफ लर्निंग में बेसिकली इसमें बताया गया है कि कैसे जो होता है कोई भी पर्सन जो होता है उसकी लर्निंग एबिलिटी डेवलप होती है, कैसे वो सीखता है। तो बेसिकली इसमें यही डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो बताया गया है साइकोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड सेवरल थियरीज टू एक्सप्लेन हाउ लर्निंग अकर, कैसे लर्निंग अकर होता है। दे आर जनरली ग्रुप्ड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। इनको 3 मेन कैटेगरीज में क्या होगा बताया गया है, ठीक है। एक हो गया हमारा बिहेवियरल, दूसरा हमारा हो गया कॉग्निटिव थियरी और तीसरा हमारा हो गया सोशल या ह्यूमनिस्टिक थियरी। इन 3 जो होते हैं, इन 3 टॉपिक्स के बेसिस पे जो होता है 3 उसके बेसिस पे इनको बताया गया है कि कैसे जो होता है हमारा लर्निंग जो होता है वो प्रोसेस डेवलपमेंट होता है किसी भी ह्यूमन में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा आ गया बिहेवियरल थियरीज ऑफ लर्निंग, ठीक है। बिहेवियरल थियरीज ऑफ लर्निंग जो है इसमें पहला जो हमारा टॉपिक इसमें दिया गया था वो था क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, ठीक है। दूसरा बताया गया है ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, ठीक है। और तीसरा हमारा क्या है ट्रायल एंड एरर, ठीक है। ये 3 जो होते हैं 3 थियरी बताए गए हैं कि कैसे जो होता है कोई भी पर्सन किसी भी चीज़ को लर्न करता है। क्लासिकल कंडीशनिंग में जो होता है इवान पेवलॉन ने इसको दिया गया था 1927 में। इसमें बताया गया था बेसिकली कि कैसे जो होता है थ्रू आउट द लाइफ जो होता है वो कंडीशनिंग करके जो होता है वो कोई भी पर्सन लर्न करता है। इसका एक एग्जाम्पल भी था जो होता है जिसमें किसी भी स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस जो होता है उसकी कंडीशनिंग करके कैसे वो लर्न कर सकता है। एक एग्जाम्पल था इसमें, ठीक है, कैट का, ठीक है। एक कैट का एग्जाम्पल था कि अगर मान लीजिए या फिर एक डॉग का, कोई भी डॉग है उसको फूड दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन फूड दिया जा रहा है तो उसमें सलाइवेशन होता है। अगर कॉन्टिन्यूस फूड दिया जा रहा है सेम टाइम पे तो उसको जो होता है फूड दे के सलाइवेशन होता है। पहला तो हमारा ये हो गया स्टिमुलस, ठीक है, फूड हमारा हो गया स्टिमुलस। उसके बाद क्या किया जाएगा, इसको कंटिन्यूसली दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा हमारा एक स्टिमुलस क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, बेल बस क्या किया जाए, बेल, केवल बेल बजाया जाए तो फिर क्या होगा, जो होगा डॉग स्लाइवेट करेगा, केवल बेल पे स्लाइवेट नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या किया था, दोनों को साथ में मिलाकर, यानी जो होता है फूड और बेल दोनों को साथ में मिलाकर जो होता है कुछ दिनों तक उन्हें कॉन्टिन्यूसली दिया गया तो क्या करेगा, डॉग जो होगा किस तरह का बिहेवियर लर्न कर लेता है कि जब बेल बजेगा तो खाना आएगा, ठीक है। इस तरीके का बिहेवियर उसमें लर्न हो जाता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, फिर जो होता है पूरा ये जो होता है पर फूड जो होते हैं उसमें से हटा देते हैं और केवल बेल का यूज़ करते हैं, ठीक है। केवल बेल बजता है एट ए टाइम और खाना हम नहीं देते हैं डॉग को, लेकिन फिर भी क्या होता है वो डॉग जो होता है उसमें सलाइवेशन होता है। क्यों? क्योंकि वो बिहेवियर लर्न कर चुका है कि हाँ बेल बजेगा तो खाना मिलेगा। तो ये जो होता है हमारा क्लासिकल कंडीशनिंग होती है कि कैसे हम स्टिमुलस का कंडीशनिंग करके जो होता है किसी भी पर्सन की जो होती है लर्निंग एबिलिटी हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कैसे जो होता है कोई भी पर्सन लर्न कर सकता है। और दूसरा जो हमारा हो गया ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी, ये स्किनर ने दिया था
ठीक है। ये बेसिकली जो होता है वो पनिशमेंट पे रेनफोर्समेंट में पॉजिटिव रेनफोर्समेंट पे डिपेंड करता था। ठीक है। इसमें बताया गया था कि कोई भी पर्सन जब किसी भी एक्टिविटी के लिए रिवॉर्ड मिलता है या पनिशमेंट मिलता है तो उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो वो उस एक्टिविटी को क्या करता है, रिपीट करता है, और अगर पनिशमेंट मिल रहा है तो क्या करता है, उस एक्टिविटी को रिपीट नहीं करता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो होता है ये बिहेवियर डेवलपमेंट होता है। और ये हमारा हो गया ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ठीक है। इसको बताया था एडवर्ड थॉर्नडाइक ने। इन्होंने क्या कहा था कि कोई भी पर्सन कैसे जो होता है वो करके सीखता है, प्रैक्टिस करके सीखता है। ठीक है। तो उसमें करते करते क्या होती हैं, गलतियां होती हैं, फिर उससे सीखता है, फिर गलतियां होती हैं, फिर उससे सीखता है। तो इस हिसाब से इन्होंने जो होता है अपनी थियरी बताई थी। इनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो इसी में क्लासिकल कंडीशनिंग में इन्होंने क्या बताया है, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी इवान पैवलोव ने 1927 में। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, लर्निंग अकर्स व्हेन ए न्यूट्रल स्टिमुलस बिकम एसोसिएटेड विद नेचुरल स्टिमुलस प्रोड्यूसिंग द सेम रिस्पॉन्स। मैं पहले ही समझा चुकी हूँ डॉग का एग्जाम्पल लेके। ठीक है, कि कैसे जो होता है बिहेवियर इसका डेवलप होता है। एग्जाम्पल ऑलरेडी मैंने बताया है, डॉग एक्सपेरिमेंट का फूड दिया जाएगा तो सलाइवेशन होगा, नेचुरल रिफ्लेक्स होता है। ठीक है। फूड सलाइवेशन बेल अलोन। ठीक है। सलाइवेशन लर्न रिस्पॉन्स। ठीक है। तो मतलब वही है कि बेल, अगर केवल बेल बजाया जाएगा तो फिर उसे सलाइवेट नहीं होगा, फूड के साथ बेल बजाया जाएगा तो कुछ दिनों तक तो सलाइवेशन होगा, और लास्ट में अगर फिर से केवल बेल बजाया जाएगा तो फिर से सलाइवेशन होगा, क्योंकि वो बिहेवियर क्या कर चुका है, लर्न कर चुका है। ठीक है। इसके की टर्म्स जो इसमें बताए गए हैं, यूसीएस, इसके कुछ की टर्म्स है। अच्छा हाँ, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये एग्जाम्स में पूछता भी है। ठीक है। यूसीएस अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस, इसका मीनिंग होता है यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है। और ये क्या होता है, सीएस का मीनिंग कंडीशनड स्टिमुलस और सीआर कंडीशंस रिस्पॉन्स। ठीक है। तो ये इसका जो होता है बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसमें यूज किया गया है। ठीक है। मीनिंग क्या है, नेचुरली कॉज रिस्पॉन्स फूड, नेचुरल रिएक्शन सलाइवेशन, एंड प्रीवियसली क्या होता है, न्यूट्रल जो होता है स्टिमुलस जो इसमें यूज किया गया है वो बेल है, एंड लर्न रिस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है, सलाइवेशन टू बेल, मतलब लास्ट में वो क्या लर्न करा। तो बेसिक इसका जो हमारा जो ये फॉर्म, ये टर्मिनोलॉजी दी गई उसका ये बेसिक मीनिंग है। ठीक है। एप्लीकेशन इन नर्सिंग, इसका क्या है बेसिक, तो हमें ये समझना चाहिए, पेशेंट में एसोसिएट हॉस्पिटल। ठीक है। स्मेल विथ क्या होते हैं, स्मेल विथ पेन और फियर। ठीक है। लर्न एसोसिएशन मतलब क्या है, पेशेंट में एसोसिएट हॉस्पिटल, जो लोग हॉस्पिटल्स में रहते हैं, स्मेल विथ पेन और फियर मतलब क्या करते हैं, वो रह के उस कंडीशन में उनके बिहेवियर की कंडीशनिंग होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर लर्न करते हैं। ठीक है। तो ये जो होते हैं इस अकॉर्डिंग हम नर्सिंग में इसका यूज करते हैं। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग मैं पहले बता चुकी हूँ, कॉन्सेप्ट इसका बेसिक ये होता है, लर्निंग अकर थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बिहेवियर, यानी क्या होता है, रेनफोर्समेंट होता है, पनिशमेंट होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल दिया गया स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है। रैट प्रोसेस लिवर गेट फूड, मतलब इसमें क्या था, एक जो होता है इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने एक जो होता है बॉक्स लिया था, उसमें एक लिवर लगा था, एक रैट था उसमें। ठीक है। एक रैट था उसमें, और क्या कर रहे थे, रैट को जो है हम खाना दे रहे थे, जब कब दे रहे थे, जब वो लिवर को प्रेस करेगा तो उसको खाना मिलेगा, ऐसा सिस्टम उसमें बनाया गया था। तो रैट जो था कुछ दिनों तक लिवर को प्रेस करता है तो उसमें खाना मिलता है, पर क्या किया गया था बाद में क्या किया गया था, उस लिवर पे जो होता है अरेंज किया तो उससे शॉक लगता था। ठीक है। तो एक दो बार जब उसने किया, उससे थोड़ा बहुत शॉक लगा, तो क्या है, उसने अपने उस बिहेवियर को क्या किया, दोबारा रिपीट नहीं किया। उसे क्या है, एक तरीके से नेगेटिव रेनफोर्समेंट मिला, पनिशमेंट मिला, तो इसकी वजह से उसने अपना बिहेवियर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है। तो ये इसमें बताया गया था, रैट जो होता है प्रेसेस लिवर गेट फूड रिपीट एक्शन, मतलब प्रेस करता है तो मिलता है, लेकिन जब उसे शॉक मिलने लगता है तो वो क्या करता है, बिहेवियर अपना चेंज कर लेता है। ये ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। ठीक है। की प्रिंसिपल्स इसमें यही हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑलरेडी, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। ठीक है। मीनिंग क्या है इसका, ऐड प्लीजेंट थिंग्स टू इंक्रीज बिहेवियर। ठीक है। एग्जाम्पल प्रेज फॉर गुड वर्क, जितना ज़्यादा उसे प्रेज किया जाएगा उतना ज़्यादा वो उस बिहेवियर को रिपीट करेगा। नेगेटिव रेनफोर्समेंट, रिमूव अनप्लीजेंट थिंग टू इंक्रीज बिहेवियर, मतलब
जो भी अनप्लीजेंट चीज़ें हैं, जो कि क्या बोलते हैं, रिपीट कर रहे हैं किसी भी बिहेवियर को, उसको क्या करना है, रिमूव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल है स्टॉप स्कोल्डिंग व्हेन स्टूडेंट स्टडीज। ठीक है, मतलब क्या है इसमें, ऐसी चीज़ें जो उसकी प्रोडक्टिविटी को कम कर रही हैं किसी भी स्टूडेंट की, जैसे कि स्कोल्ड कर रहे हैं, उसे बहुत डांट रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें उसकी जो होते हैं एक्टिविटी को अगर प्रभावित कर रहे हैं, उनको हटा के हम उनके बिहेवियर को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, इससे उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इनहेंस होगी, उनकी एबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, पनिशमेंट आ गया इसी में। ठीक है, पनिशमेंट आ गया, किसी भी चीज़ के लिए अगर उसे तुरंत पनिश कर देंगे, किसी भी, मान लीजिए स्टूडेंट ही है, तो वो उस बिहेवियर को क्या करेगा, दोबारा रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, अप्लाई अनप्लीजेंट थिंग टू रिड्यूस बिहेवियर, स्कोल्डिंग फॉर बीइंग लेट। ठीक है, तो ये पनिशमेंट इसमें आ गया। और क्या है, एक्सटिंक्शन, इसमें क्या है, बिहेवियर स्टॉप्स व्हेन रेनफोर्समेंट स्टॉप्स, मतलब जब रेनफोर्समेंट आप बंद कर देंगे तो बिहेवियर बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप गिविंग रिवॉर्ड्स, एक्शन फेड, जो लोग जो होते हैं रिवॉर्ड्स के उससे इफेक्ट से काम करते हैं, अगर उन्हें रिवॉर्ड्स ना मिले तो वो अपना काम करना बंद कर देंगे। ये जो होता है हमारा इसका लास्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो ये तीन जो होते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट, ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चंस में पूछा जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन इन नर्सिंग इसका क्या होगा, एप्लीकेशन में रेनफोर्सिंग हेल्दी हैबिट्स, एग्जाम्पल प्रेजिंग पेशेंट फॉर मेडिकेशन एडहेरेंस, मतलब क्या है, अगर पेशेंट जो होता है वो टाइमली, फॉर एग्जाम्पल कोई साइकेट्रिक पेशेंट है, ठीक है, वो टाइमली जो होता है वो मेडिकेशंस ले रहा है, जो भी नर्सेस इनने जो इंडिकेशन दे रही है उसे फॉलो कर रहा है, और उसे हम उसके लिए प्रेज कर रहे हैं, तो वो अपनी एक्टिविटी जो होता है उसी के अकॉर्डिंग मेंटेन करेगा, वो बार बार वो बिहेवियर शो करेगा ताकि उसे रिवॉर्ड मिलता रहे। ठीक है, तो इसका जो होता है यूज़ किया जाता है हमारा नर्सिंग में पेशेंट की केयर के लिए। ठीक है, अब हमारा जो आ गया सी टाइप जो हमारा है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, इसको किसने दिया था, एडवर्ड थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने क्या बताया था, इनका कॉन्सेप्ट था लर्निंग अकर्स थ्रू रिपीटेड अटेम्प्ट्स अंटिल द करेक्ट रिस्पॉन्स इज फाउंड। मतलब वो क्या करता है, किसी भी काम को जो प्रैक्टिस करता है वो कॉन्टिन्यूसली जो होता है वो करता जाता है जब तक उसे उसका एक्चुअल रिस्पॉन्स नहीं मिल जाता है। मतलब क्या है, वो गलतियां कर करके सीखता है, इसका बेसिक मीनिंग यही है। एग्जाम्पल, ए कैट लर्न्स टू ओपन ए पजल बॉक्स आफ्टर सेवरल ट्रायल्स, मतलब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, कोई भी कैट है, ठीक है, एक बॉक्स को वो ओपन करना चाहती है, वो बार बार ट्राई करती है, और फिर वो लास्ट में क्या करती है, लर्न कर लेती है और बॉक्स को ओपन कर लेती है। तो ठीक है, इस तरीके से होता है, ट्रायल एरर थ्योरी होती है। की लॉ जो होते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट, इसमें बताया गया बिहेवियर फॉलोड बाय सेटिस्फैक्शन इज रिपीटेड। ठीक है, बिहेवियर फॉलोड बाय डिस्कम्फर्ट इज नॉट रिपीटेड, मतलब वो जितना ज़्यादा सेटिस्फाई होता जाएगा वो उतना ज़्यादा उसको रिपीट करेगा। ठीक है, एप्लीकेशन, इसका यूज कहाँ होता है नर्सिंग में, नर्सिंग स्टूडेंट लर्न प्रोसीजर लाइक आईवी इंसर्जन थ्रू रिपीटेड प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब वही है कि वो धीरे धीरे जो होता है वो प्रैक्टिस करता जाता है और जो भी उसकी गलतियां होती है उसे नोट करता है और अगले अटैम्प्ट में उसको करेक्ट करता है। तो इस तरीके से जो होता है लर्निंग थियरी जो होती है ये यूज होती है नर्सिंग फील्ड में। ठीक, हमारा जो दूसरा जो टाइप था उसमें आया हमारा कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग। कॉग्निटिव थियरी ऑफ लर्निंग बेसिकली कॉग्निटिव किससे रिलेटेड है, हमारा ब्रेन फंक्शन से हमारा। ठीक है, इसमें जो हमारा पहला आ गया इनसाइट लर्निंग थियरी। ठीक है, इसको दिया गया था वुल्फगैंग कोहलर के द्वारा। ठीक है, जेस्टाल्ट स्कूल जो थियरी थी उसमें इन्होंने ये इनसाइट लर्निंग की एक कॉन्सेप्ट को बताया था। ठीक है, दूसरा हमारा है कॉग्निटिव लर्निंग थियरी। ठीक है, टॉलमैन ने बताया था 1932, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये जो होता है डायरेक्ट एमसीक्यूज में जो होता है पूछ लिया जाता है। ठीक है, और सी टाइप था हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी। ठीक है, तो हम इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा गया इनसाइट लर्निंग थियरी। इनसाइट का क्या मीनिंग होता है, इनसाइट का बेसिकली मीनिंग होता है कि अवेयरनेस अबाउट सेल्फ। ठीक है, अपने जो होता है फायदे और अपने नुकसान के बारे में अच्छे से समझ पाना, ये इसका एक बेसिक मीनिंग होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था लर्निंग अकर्स थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन
इसी को हम क्या बोलते हैं, इनसाइट बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। मतलब क्या है इसका, ये लर्निंग जो बेसिकली जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग के बेस पे होता है, कैसे हम किसी भी प्रॉब्लम को समझते हैं, ठीक है, उसके एक्चुअल जो होता है मीनिंग को समझते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए जो हम जो होता है प्रैक्टिस, जो अपना एबिलिटी यूज़ करते हैं उसे समझते हैं, बेसिकली उस पर जो होता है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है। एग्जाम्पल, कोहलर चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन्होंने जो होता है चिंपैंजी एक एक्सपेरिमेंट इस पे किया था और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने जो होता है ये थियोरी दी थी। इसमें क्या है, ए चिंपैन पुट्स 2 sticks together to reach a banana, ठीक है, सोल्यूशन बाय इनसाइट, ठीक है। मतलब क्या है, इन्होंने जो होता है इसका बेसिक एग्जांपल क्या था कि एक चिंपैंजी होता है, ठीक है, उसे बनाना, एक रूम में एक चिंपैंजी होता है, वहाँ पर एक बनाना जो होता है वो हैंग कर दिया जाता है ऊपर, ठीक है, और वहाँ पर जो होते हैं 2-3 स्टिक जो होते हैं वो रखे हुए होते हैं साइड में। तो पहले तो चिंपैंजी क्या करता है, उसे उछल उछल के कूद कूद के पकड़ने की कोशिश करता है कि वो मिल जाए, ठीक है, 2-3 बार 4 बार वो करता है लेकिन उसे नहीं मिलता है। फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, उसकी जो होता है नज़र वो स्टिक्स पे जाती है, वो स्टिक्स का पहले एक स्टिक का यूज़ करता है फिर भी नहीं जाता, ठीक है, फिर दूसरी स्टिक का यूज़ करता है फिर भी नहीं जाता। इस तरीके से जो होता है वो स्टिक का यूज़ करके वो क्या करता है, बनाना को अचीव करने की कोशिश करता है और लास्ट में क्या करता है, उसे अचीव कर लेता है। तो ये जो पूरी जो प्रोसेस हुई इसमें, बेसिकली इसमें ये बताया जा रहा है कि जो चिंपैंजी हमारा, उसके अंदर ये जो एबिलिटी है कि उसने उस स्टिक का यूज़ करके बनाना को अचीव किया, ये जो एबिलिटी ये उसकी इनसाइट को बता रहा है, ठीक है, कि कैसे उसने अपने प्रॉब्लम को अपने थिंकिंग से रिलेट करके उसे सॉल्व किया, ठीक है। तो बेसिकली चिंपैंजी यही बता रहा है उसके इनसाइट को, ठीक है, तो अपने इनसाइट का यूज़ करके वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसका की फीचर क्या है, सडन अंडरस्टैंडिंग नॉट ट्रायल एंड एरर, ठीक है। सडन अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या है, मतलब सडन अंडरस्टैंडिंग, ट्रायल एरर नहीं, बार बार करके उसने नहीं सीखा, मतलब उसने स्टिक का यूज़ किया तो उसने जब स्टिक का यूज़ किया तो स्टिक ने क्या किया, बनाना को टच किया, तो उसके अंदर जो होता है एक इंसाइट आया, ठीक है, कि हाँ मतलब इस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो उसने उस पर जो होता है और प्रैक्टिस किया। ट्रायल एंड एरर जो होता है इस पर लागू नहीं होता, बेसिकली उसने अपनी इंसाइट, अपनी एबिलिटी को यूज़ करके जो होता है इसको जो होता है अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। तो इसका जो होता है की कॉन्सेप्ट यही होता है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बाय परसेप्शन ऑफ द होल सिचुएशन, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कैसे, अपने ब्रेन फंक्शन से, परसेप्शन से, ठीक है, ना कि जो होता है एरर और ट्रायल मेथड से। इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है, ठीक है। लर्निंग इज परमानेंट, ठीक, जो भी वो लर्न करता है वो परमानेंट होता है, वो ऑलरेडी जो होता है उसके बिहेवियर में आ जाता है, ठीक। एप्लीकेशन इसका क्या होगा नर्सिंग फील्ड में, ए नर्स सडनली अंडरस्टैंड हाउ सिम्टम्स आर लिंक्ड एंड आइडेंटिफाइड द करेक्ट डायग्नोसिस, ठीक है। बेसिकली क्या है, नर्स जो होती है वो जब भी पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन कर रही है, उसका एग्जामिनेशन कर रही है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे जो होती है वो अपना परसेप्शन, अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी का यूज़ करके जो होता है यूज़ करके उसे डिफाइन करते हैं कि क्या पेशेंट का जो होता है एक्चुअल डायग्नोसिस होगा और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ये नर्सिंग फील्ड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारी जो होती है इसी में वो क्या थी, कॉग्निटिव लर्निंग थियोरी, ठीक है, 1932 टॉलमैन ने दिया था। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, लर्निंग इन्वॉल्व्स फॉर्मिंग मेंटल मैप्स और कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल, ए रैट इन ए मेज लर्न द लेआउट नॉट जस्ट टर्न एंड मूव, ठीक है। मतलब क्या था इसमें, एक रैट है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, लर्न कर रहा है मूव करके उसके जो होते हैं एक एरिया को, उसके लर्न आउट को, ना कि क्या कर रहा है, नॉट जस्ट टर्न एंड मूव्स, अपने मूव्स को,
ठीक है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बताया गया है, लर्निंग इन्वॉल्व फॉर्मिंग मेंटल मैथ, मतलब उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी अपने दिमाग में ही सोच कर जो होता है उसे फॉर्म कर लेता है, और कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इन्वायरमेंट से रिलेट करके, ठीक है, कैसे वो उससे रिलेट करके थिंक कर रहा है, परसीव कर रहा है, और कैसे उसका एक मेंटल मैप, एक इमेज बना के उससे जो होता है डील कर रहा है। ये जो प्रोसेस है लर्निंग का, ये इस थियरी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग थियरी के अकॉर्डिंग। इसमें जो होता है एप्लीकेशन हमारा नर्सिंग में आया है। ए स्टूडेंट लर्न द हॉस्पिटल लेआउट एंड कैन फाइंड एनी वार्ड इजीली लेटर, मतलब क्या है, एनी उसके जो होता है फिजिकल इन्वायरमेंट, उसके फिजिकल अपीयरेंस को किसी भी हॉस्पिटल को क्या एक बार ऑब्जर्व करेगा, फिर वो क्या करेगा अपने दिमाग में उसको अपनी मेमोरी में रख लेगा, और वो कभी भी जो होता है उसका यूज़ करके वो किसी भी वार्ड को, किसी भी जगह को फाइंड आउट करके वहाँ पर जा सकता है। तो बेसिकली जो होता है ये कॉग्निटिव लर्निंग थियरी हो गई। ठीक ठीक है, अब इसमें सी हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थियरी में क्या था, लर्निंग इज सिमिलर टू हाउ ए कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसमें क्या बताया गया है कि लर्निंग जो होता है वो सिमिलर कैसे है, जैसे कंप्यूटर हमारा किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है थ्रू इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरेज एंड रिट्राइवल। मतलब क्या है, जैसे कंप्यूटर हमारा किसी भी जो होता है इंफॉर्मेशन को पहले उसमें इनपुट होता है, ठीक है, फिर उसमें प्रोसेसिंग होती है, फिर उसका एक आउटपुट मिलता है, जैसे वो प्रोसेस करता है वैसे हमारा ब्रेन भी जो होता है इस थियरी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है। ठीक है, इसमें स्टेजेस हमारे आ गए। पहला हमारा सेंसरी इनपुट हो गया। सेंसरी इनपुट का क्या मतलब, कैसे जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है वो बाहर एक्सटर्नल स्टिमुलस को या इंटरनल स्टिमुलस को परसीव कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी हो गई, ठीक है, वो हमारे ब्रेन में जा रहा है, परसेप्शन उसका बन रहा है, वो स्टोर हो रहा है मेमोरी में। ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी जो होता है शॉर्ट टर्म हुआ, फिर धीरे धीरे जो होता है उसकी प्रोसेसिंग के थ्रू वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट होती है, फिर उसका फ्यूचर में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होते हैं ये 3 स्टेप्स इसमें होते हैं इस थियरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगा इसका, एप्लीकेशन होगा इसका नर्सिंग में इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स। इसका यूज जो होगा स्टडी टेक्निक्स में यूज किया जाएगा। रिपीटेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इम्प्रूव मेमोरी एंड लर्निंग। ठीक है, जितना ज़्यादा वो क्या करेगा, रिपीट करेगा, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखेगा, उतना ज़्यादा जो होता है वो उसकी मेमोरी में स्टोर होगा और वो उसे फ्यूचर में यूज़ कर सकता है। जैसे हमारा कंप्यूटर काम करता है, बेसिक ये थियरी भी जो होती है उसी पर बेस्ड है। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तीसरा जो हमारा टाइप था वो हमारा था सोशल एंड ह्यूमनिस्टिक थियरी। सोशल एंड ह्यूमनिस्टिक थियरी से ही समझ में आ जाता है कि तो बेसिकली जो होता है किसी भी ह्यूमन का कैसा इंटरेक्शन है लोगों से, उसके इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं हमारा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग सोशल लर्निंग थियरी से, और इसको किसने दिया था, अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा ने, इन्होंने क्या बताया था, हमारा जो बी था वो था हमारा ह्यूमनिस्टिक लर्निंग थियरी। ठीक है, कार्ल रॉगर ने दिया था और अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अच्छा, इन्होंने क्या बताया था, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थियरी, इन्होंने बेसिकली ये बताया था कि कैसे भी जो कोई पर्सन होता है वो चीज़ों को ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट था लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर मॉडल्स एंड इमिटेट देयर बिहेवियर, मतलब कैसे दूसरों के बिहेवियर को लर्न करके सीखता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन इमिटेट पेरेंट, स्टूडेंट इमिटेट टीचर्स। ठीक है, चिल्ड्रन जो होता है वो अपने पेरेंट्स, अपने मदर को देख के सीखता है। फॉर एग्जांपल कोई मदर है वो बहुत ही अच्छा बिहेवियर अगर कोई कर रही है, वो बहुत ही काइंड है, तो बच्चा जो होता है उन्हें ऑब्जर्व करके वही सीखता है। वो आगे चल के क्या होगा, अपने मदर को जो होता है फॉलो करेगा और एक काइंड बिहेवियर जो होता है वो अपनाएगा अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से जो होता है वो ऑब्जर्व करके सीखता है। ठीक है, स्टेप्स इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, क्या स्टेप्स होते हैं इसमें, तो सबसे पहला होता है अटेंशन, मतलब क्या होता है, जो स्पेसिफिक बिहेवियर उसे लर्न करना है उस पर क्या करेगा, फोकस करेगा। वो रिटेंशन, रिटेंशन क्या होगा, अब आएगा उसके मेमोरी में उसका प्रोसेसेस होगा, वो स्टोर होगा।
ठीक है, रिप्रोडक्शन, फिर उसका क्या होगा, मीनिंग निकाला जाएगा, फिर उसे अपने लैंग्वेज अपने बिहेवियर में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड मोटिवेशन, मोटिवेशन जो हमारा इंटरनल ड्राइव है, जो हमारा इंटरनल फोर्स है, ठीक है, वो होगा कि कैसे हम जो होता है उसको अपने लाइफ में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मोटिवेशन, ये जो 4 फैक्टर होते हैं वो किसी भी पर्सन को जो होता है लर्निंग करने में हेल्प करते हैं और फर्दर जो होते हैं जो होता है लाइफ में उसका यूज़ जो होता है वो बढ़ाने में हेल्प करते हैं। बंडूरा ने जो होता है अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, क्या बताया था, बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, चिल्ड्रन इमिटेट अग्रेसिव एक्ट सीन इन अडल्ट। ठीक है, जो होता है इसमें बताया गया था कि जब भी कोई बच्चा होता है, अगर कोई भी किसी भी पर्सन को जो होता है अग्रेसिव उसका नेचर देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा उसके पेरेंट्स जो होते हैं बहुत ही गुस्से वाले हैं, वो कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो जो बिहेवियर लर्न किया वो क्या करेगा, वो यूज़ करेगा। जो भी उसके टॉयज़ हैं उसके पास, मान लीजिए इसमें बताया गया था एक डॉल होती है, वो क्या करेगा, उस डॉल पे अपना जो होता है वो बिहेवियर दिखाएगा, वो अग्रेसिव बिहेवियर। ठीक है, तो इस तरीके से वो लर्न करके जो होता है ये अपने आप में सीखता है। ठीक है, इसका एप्लीकेशन इन नर्सिंग क्या होगा, स्टूडेंट्स लर्न क्लिनिकल प्रोसीजर्स बाय वाचिंग एक्सपीरियंस नर्सेस। मतलब क्या है, ऑब्जर्व किया, कोई भी नर्स हो गई या फिर टीचर हो गई, जो भी वो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रही है उसे ऑब्जर्व करके देखकर सीखता है और फिर उसे क्या करता है, फिर उसे खुद प्रैक्टिस करता है और अपने बिहेवियर अपने लर्निंग में उसे लेकर आता है। ठीक है, ये पूरा जो हमारा थियरी हो गया। ठीक है, पहला हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा हो गया ह्यूमनिस्टिक जो लर्निंग थियरी है। कार्ल रॉगर ने और अब्राहम मैस्लो ने क्या बताया था ह्यूमनिस्टिक में। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट था लर्निंग अकर्स बेस्ट व्हेन ए पर्सन फील्स सेफ रेस्पेक्टेड एंड मोटिवेटेड टू अचीव पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, मतलब इनका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था कि लर्न कोई भी पर्सन तब अच्छे से कर सकता है जब वो सेफ फील करे, जब उसके पास एक मोटिव हो कुछ अचीव करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जो होता है इसके लिए अब्राहम मैस्लो ने जो होता है वो बताया था थियरी ऑफ मोटिवेशन में। ठीक है, तो इसमें क्या था कि आइडिया सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। ठीक है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग होता है अपने इंटरनल ड्राइव्स, अपने इंटरनल मोटिव्स के लिए जो होता है अपने गोल को अचीव करने के लिए क्या करते हैं कि लर्न करते हैं चीज़ों को। इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन एंड क्या होते हैं इमोशंस। ठीक है, इमोशंस, टीचर इक्वल टू फैसिलिटेटर नॉट कंट्रोलर। ठीक है, मतलब कि यही है कि जो होते हैं ये फैसिलिटेटर मतलब अपने मोटिवेशन अपने नीड के अकॉर्डिंग जो होते हैं ये चीज़ों को लर्न करते हैं और सीखते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होगा इसका, creating a supportive non थ्रेटनिंग लर्निंग environment फॉर पेशेंट एंड स्टूडेंट। मतलब यही है कि जैसे कि इन्वायरमेंट हो गया, जो भी हमारा फैक्टर इन्वायरमेंटल फैक्टर हो गया या लर्निंग फैक्टर हो गया, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उनको पेशेंट के अकॉर्डिंग या स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे ताकि जो होता है वो उसे अच्छे से लर्न करे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि स्टूडेंट्स हो गया, अब उसे जो हमारा मैस्लो थियरी है तो उनका जो पहला बेसिक थियरी था वो क्या था, हमारा फिजियोलॉजिकल नीड। ठीक है, पहले तो फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट होनी चाहिए, उसके बाद क्या था सेकेंड वाला, उसके बाद हमारा क्या था सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ठीक है, नेक्स्ट वाला सेफ्टी एंड सिक्योरिटी था। तो उसमें क्या बताया गया था, किसी भी पर्सन को जो होता है फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट करने के बाद सेफ्टी मिलनी चाहिए। तो अगर जो होता है स्टूडेंट को एक सेफ इन्वायरमेंट दिया जा रहा है तो वो बेटर लर्न करेगा। ठीक है, वो अपना पूरा पोटेंशियल यूज करेगा। तो बेसिकली इसका नर्सिंग फील्ड में यही यूज किया जाता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो होते हैं हमारी थियरी जो होती है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम समझते हैं कितने टाइप्स होते हैं लर्निंग के। तो लर्निंग के जो टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं हमारे किस पे, हमारे सेंसरी ऑर्गन पे। सेंसरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग इसे बताया गया है। तो हमारा आ गया विजुअल लर्निंग, पहला टाइप हो गया विजुअल लर्निंग, कि कैसे हम चीज़ों को देख कर सीखते हैं। ठीक है, लर्निंग थ्रू इमेजेस डायग्राम एंड वीडियोज़, इमेजेस डायग्राम और वीडियोज़ को हम देख कर सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट अंडरस्टैंड्स जियोग्राफी बेटर थ्रू मैप। ठीक है, मैप्स के थ्रू जो होता है वो जियोग्राफी अच्छे से सीख सकता है। ऑडिटरी लर्निंग बाय लिसनिंग टू लेक्चर्स पॉडकास्ट एंड डिस्कशन, कैसे वो सुन के जो होता है वो चीज़ों को सीखता है। फॉर एग्जाम्पल ए म्यूजिशियन लर्न बाय लिसनिंग द सॉन्ग रादर देन रीडिंग नोट्स।
मतलब उसे सुन के बहुत ही अच्छे से सीख सकता है, ना कि वो लिरिक्स को पढ़ के। ठीक है। काइनेस्थेटिक लर्निंग, इसमें क्या है, हैंड्स ऑन लर्निंग, मतलब क्या है, चीज़ों को जितना ज़्यादा वो टच करके फील करके वो सीखता है, वो काइनेस्थेटिक लर्निंग में आता है। लर्न बाय फिजिकल मूवमेंट्स, टचिंग एंड डूइंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल है लर्निंग केमिस्ट्री बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट इन लैब, मतलब हैंड ऑन प्रैक्टिस के थ्रू क्या करना है, लर्न करना है। ठीक है। तो ये जो हमारे हो गए, ये हमारे टाइप्स ऑफ लर्निंग हो गए, जो कि सेंसरी ऑर्गन के अकॉर्डिंग, उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग है। ठीक है। डी टाइप जो हमारा है वो है एक्सपेरिएंटल लर्निंग। इसमें क्या है, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है। एंड एक्सपीरियंसिंग रादर देन जस्ट रीडिंग और लिसनिंग, मतलब क्या है, खुद करके। ठीक है। खुद करके सीखना, ना कि बस सुनना और क्या करना, देखना। ठीक है। मतलब इसमें साइकोमोटर एक्टिविटी जो है वो इन्वॉल्व है। लर्निंग टू राइड ए बाइक बाय प्रैक्टिसिंग इंस्टेड ऑफ वॉचिंग वीडियोज। ठीक है। केवल वीडियोज ना देख के क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है। ई टाइप हमारा ट्रायल एंड एरर लर्निंग। ट्रायल एंड एरर जो हमारी थियरी थी वो इसको अच्छे से बताती है। मतलब क्या है, वो क्या करता है, लर्निंग थ्रू रिपीटेड अटेम्प्ट्स एंड मिस्टेक्स, मतलब रिपीटेड अटेम्प्ट, रिपीटेड प्रैक्टिस करता है और अपने मिस्टेक्स क्या करता है, लर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल ए बेबी लर्न्स टू वॉक बाई फॉलिंग एंड ट्राइंग अगेन। ठीक है। कोई बच्चा है वो चलने की कोशिश कर रहा है पर वो गिरता है और फिर चलता है, तो वो लर्न करता है इस तरीके से। लेटेंट लर्निंग, इसमें क्या बताया गया है, लर्निंग दैट हैपन बट इज नॉट इमीडिएटली विजिबल अंटिल नीडेड। मतलब क्या है, वो लर्निंग सीख रहा है पर वो तुरंत दिखाई नहीं पड़ता है। मतलब क्या है इसका, कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन पे वो दिखाई पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टूडेंट रिमेंबर्स ए शॉर्टकट ओनली व्हेन दे आर लेट फॉर स्कूल। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल दिया, कोई भी स्टूडेंट है उसे किसी शॉर्टकट के बारे में पता तो है पर उसने कभी उसका यूज़ नहीं किया, लेकिन हाँ ये है कि उसे पता है जब टाइम आएगा, सिचुएशन आएगा तो वो उसका यूज़ कर सकता है। तो इस तरीके से जो होता है हमारा लेटेंट लर्निंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया। ठीक है। अब जो होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ लर्निंग क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारा इसमें है क्या, फैक्टर। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। इसमें हमारा पहला फैक्टर आ गया इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर की बात करते हैं तो वो किससे ओरिएंटेड है, वो ओरिएंटेड है लर्नर से। ठीक है। तो लर्नर के क्या फैक्टर्स होंगे जो कि लर्निंग को अफेक्ट करेंगे। तो पहला हो गया हमारा फिजियोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर में उसका हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, एज एंड डेवलपमेंटल स्टेज क्या है। ठीक है। और क्या है, सेंसरी एबिलिटीज हो गई, फटीग, रेस्ट एंड स्लीप। ये तो फिजियोलॉजिकल स्टेज है। मतलब क्या है, इसका जो होता है होल समरी ये है कि जो भी हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनके फंक्शंस हैं, अगर वो प्रॉपर हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, बैलेंस्ड हैं, रेगुलर हैं, कोई भी जो होता है प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो प्रॉपर रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है हमारा लर्निंग, हमारा इंटेलिजेंस, परसेप्शन, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं वो जो होते हैं वो प्रॉपर रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल कंडीशन। ठीक। और दूसरा हमारा हो गया साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल की बात जब आ जाती है तो वो किससे रिलेटेड है, हमारा ब्रेन फंक्शन। इसमें हमारा इंटेलिजेंस आ गया। ठीक है। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज। ठीक है। अगर उसके पास इंटेलिजेंस है तो फिर वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को क्या करेगा, वो एक्वायर कर पाएगा। ठीक है। अगर वो ज़्यादा जल्दी एक्वायर कर पाएगा, अपने मेमोरी में स्टोर कर पाएगा। ठीक है। तो इस हिसाब से वो क्या कर पाएगा, चीज़ों को और अच्छे से लर्न कर पाएगा। ठीक है। एप्टीट्यूड, नेचुरल टैलेंट इन स्पेसिफिक एरिया। ठीक है। जितना अच्छा होगा उतना अच्छा उसकी लर्निंग होगी। मोटिवेशन, जितना अच्छा उसके मोटिवेशन होंगे उतना ज़्यादा वो नई चीज़ों को लेके एक्साइटेड होगा और लर्न करेगा। ठीक। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। इंटरेस्ट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज़ को लेके। पॉजिटिव इंटरेस्ट लीड्स टू बेटर लर्निंग आउटकम। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो उसे और जल्दी जो होता है वो सीखने की कोशिश करता है। इमोशनल स्टेट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई पर्सन इमोशनली स्टेबल नहीं है तो कोई भी इंफॉर्मेशन ना तो वो एक्वायर कर सकता है, ना तो वो अच्छे से परसीव कर सकता है, और ना ही जो होता है वो स्टोरेज, ना ही मेमोरी में जाएगा और ना ही वो उसको लर्न करेगा। ठीक है। तो इमोशनल स्टेटस जो होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए किसी भी लर्निंग के लिए, किसी भी टाइप की लर्निंग के लिए। ठीक है।
सी इसमें क्या फैक्टर है, सी रेडीनेस टू लर्न, ठीक है, कितना ज़्यादा वो रेडी है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए, ठीक है। प्रियर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस उसके पास कितना है, मैच्योरिटी कॉग्निटिव एंड इमोशनल इसमें दोनों आते हैं, ठीक, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये जो 3 फैक्टर हैं ये क्या है, उसके रेडीनेस को बताते हैं कि कितना पर्सन एबल है किसी भी चीज़ को लर्न करने के लिए। तो उसके पास ये तीनों फैक्टर क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारा हो गया कैटेगरी, इसमें आ गया हमारा एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल की जब बात आ गई तो किससे ओरिएंटेड है, हमारा इन्वायरमेंट से ओरिएंटेड है, और इन्वायरमेंट के जो फैक्टर हैं वो कैसे लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आ गया इन्वायरमेंटल में हमारा टीचर रिलेटेड फैक्टर, ठीक है, टीचर रिलेटेड फैक्टर, टीचिंग स्टाइल एंड कम्युनिकेशन स्किल, सब्जेक्ट नॉलेज एंड कॉम्पिटेंस, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड एंड एड्स। मतलब क्या है, टीचर की बात जब आ जाती है तो किसी भी क्लासरूम में, ठीक है, कोई स्टूडेंट अब उसे लर्न करना है तो उसके लिए कितने फैक्टर्स होने चाहिए। सबसे पहली बात, जो टीचर है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, उस टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा है, ठीक है, वो क्या कंटेंट दे रहा है, वो कैसे अपना तरीका रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, क्या मेथड यूज कर रहा है। तो ये सारे फैक्टर जो होते हैं उसके लर्निंग पर अपना प्रभाव डालेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया टीचर रिलेटेड, ठीक। बी जो इसी में आ गया हमारा इन्वायरमेंटल एंड सिचुएशनल फैक्टर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, इस पर डिपेंड करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है, लाइटनिंग सेट, क्या हो गया, सेटिंग हो गया, वेंटिलेशन, नॉइज एंड कंफर्ट, ये जो होते हैं फिजिकल सेटिंग्स होते हैं, जो होते हैं किसी भी, मान लीजिए लेक्चर रूम हो गया या फिर किसी भी हॉल में हो गया, अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपर मेंटेन नहीं है तो फिर वहाँ पर तो कोई भी इंसान बैठ के ना तो कुछ सीख सकता है ना कुछ पढ़ सकता है, तो ये होनी बहुत ज़रूरी है। एंड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कितनी अच्छी रिसोर्सेज हैं, अच्छी अच्छी बुकें हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, टीचिंग एड्स का यूज़ किया जा रहा है, तो क्या होगा, इन्फॉर्मेशन को वो और इफेक्टिवली क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, और उसको और इफेक्टिवली क्या करेंगे, स्टूडेंट्स उसे लर्न कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एंड शेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट कितनी अच्छी है, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग अगर हर चीज़ हो रही है तो वो क्या होगा, एक बैलेंस्ड वे में होगा, तो वो उसे और जल्दी क्या करेंगे, सीखने में हेल्प मिलती है। एंड सोशियो कल्चरल फैक्टर, सी नंबर, सोशियो कल्चरल फैक्टर में भी वही है कि फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड एंड पेरेंटल सपोर्ट, फैमिली बैकग्राउंड एंड पेरेंटल सपोर्ट। अब फैमिली में अगर पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड हैं, तो वो आगे चल के क्या करेंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए, सीखने के लिए क्या करेंगे, उत्साहित करेंगे, प्रमोट करेंगे। पर अगर फैमिली ही जो होता है शुरुआत से सपोर्ट नहीं करेगी तो कोई भी बच्चा जो होता है वो लर्निंग में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। पीयर इन्फ्लुएंस भी बहुत होता है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में वही आ गया कि जितना अच्छा जो होता है एजुकेशन उसे प्रोवाइड किया जाएगा उतना अच्छा वो जो होता है लर्न करेगा। और सोशियो कल्चरल फैक्टर में हमारे आ गए, जितना ज़्यादा अच्छा वो अच्छे लोगों में बैठेगा, अच्छी संगति में रहेगा, उतना अच्छा वो सीखेगा, ठीक है। तो ये जो हमारे फैक्टर्स हो गए, ये हमारे इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल फैक्टर हो गए लर्निंग के, जो कि लर्निंग को प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब इसमें आ गया हमारा लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस को जो होता है इस तरीके से बताया गया है कि कैसे जो होता है कोई भी इंसान किसी भी चीज़ को लर्न करता है। इसके स्टेप्स में जो होता है ये बताया है मोटिवेशन, ठीक है। मोटिवेशन का क्या मतलब है, मोटिवेशन जो हमारा हो गया पहला फैक्टर, इसमें बता रहा है कि कोई भी इंसान का क्या जो फोर्स है, जो उसका इनर फोर्स है कि किसी भी चीज़ को उसको अचीव करना है, ठीक है, ये उसका मोटिवेशन हो गया, ठीक। एक सेकेंड, ठीक है, मोटिवेशन क्या है उसका, ठीक है, उसका मोटिवेशन, उसका इनर फोर्स, ठीक है, उसका इनर फोर्स क्या है, ठीक है। फिर मोटिवेशन अगर उसके पास आ गया, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसका, गोल सेटिंग, ठीक है, गोल कैसे सेट कर रहा है वो। मोटिवेशन आ गया तो गोल सेटिंग करेगा, उसे क्या अचीव करना है एक्चुअली में, ठीक है, गोल सेटिंग, ठीक है, कैसे उसे अचीव करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा परसेप्शन, ठीक है,
परसेप्शन, क्या मीनिंग है उसका, ठीक है, अपने माइंड में उसका कुछ मीनिंग तो समझेगा, उसका कोई माइंड मैप तो बनाएगा, ठीक है, तो उसे अंडरस्टैंड करने के बाद ही उसका बनाएगा। तो ये जो परसेप्शन है उस गोल को लेकर अपने माइंड में उसको क्रिएट करेगा, ठीक है। और लास्ट में हमारा क्या होता है, रेस्पॉन्स, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग सब कुछ उसने प्रिपेयर कर लिया, तो अब क्या करेगा, उसको इम्प्लीमेंट करेगा एक्चुअल में, ठीक है, इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये हमारा किस में आ गया, रेस्पॉन्स में, ठीक है, ये हमारा आ गया रेस्पॉन्स में, ठीक। उसके बाद क्या है, रेनफोर्समेंट। अब रेनफोर्समेंट की बात जब आ गई, ठीक है, रेनफोर्समेंट की जब बात आ गई तो मतलब क्या है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो होता है, कॉन्टिन्यूअस रखने के लिए किसी भी बिहेवियर को रेनफोर्समेंट बहुत जरूरी है। तो जितना ज्यादा वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट क्या करेगा, वो पाएगा, उतना ज्यादा वो अपने बिहेवियर को क्या करेगा, रिपीट करेगा, अपने बिहेवियर को क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा कॉन्टिन्यूअसली, और क्या करेगा, उसको मॉडिफाई करेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर एंड एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद जैसे उसके अंदर एक्सपीरियंसेस आते जाएंगे, लर्निंग उसका बनता जाएगा, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो उसका फ्यूचर में यूज करेगा, और क्या करेगा फिर ट्रांसफर, मतलब उसको अदर फॉर्म में क्या करेगा, मॉडिफाई भी कर सकता है। इतनी एबिलिटी जो होती है हमारी ब्रेन की होती है। ये हमारा पूरा जो प्रोसेस होता है ये लर्निंग प्रोसेस होता है, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस में इतने सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक। अब आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। हैबिट का क्या मतलब होता है, हैबिट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, ठीक है, तो धीरे धीरे जो होते हैं वो आपके नेचुरल बिहेवियर में आ जाती हैं। तो बेसिकली इसका सिंपल मीनिंग यही है, द हैबिट फॉर्मेशन इज द प्रोसेस, ठीक है। हैबिट फॉर्मेशन क्या होता है, इज द प्रोसेस बाय विच behaviors become automatic through repetition। बिहेवियर क्या होते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं थ्रू रेपिटेशंस एंड रेनफोर्समेंट, ठीक है। जितना ज़्यादा उसे रिपीट करेगा, प्रैक्टिस करेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा उसके बिहेवियर में नेचुरली क्या होंगे, अडॉप्ट होते जाएंगे। व्हेन ए एक्शन इज रिपीटेड कॉन्स्टेंटली, ठीक है, इन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, इट टर्न इनटू ए हैबिट, ठीक है। अब स्टेजेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन में क्या है, ठीक है, हैबिट फॉर्मेशन फॉलोइंग 3 मेन स्टेप्स, 3 स्टेप्स में ये डेवलप होते हैं। पहला हमारा हो गया क्यू, ट्रिगर, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, ए रिमाइंडर और सिग्नल दैट प्रमोट द हैबिट, ठीक है, एक रिमाइंडर और सिग्नल दैट प्रमोट द हैबिट। क्या होते हैं वो फैक्टर, ठीक है, जो किसी भी हैबिट को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। बेसिकली जो होता है ट्रिगर का मीनिंग वही है, ठीक है। एग्जांपल में दिया गया है फीलिंग टायर्ड, क्यू, ठीक है, मेक्स यू ड्रिंक कॉफी, मतलब क्या है, एक क्यू, किसने ट्रिगर किया, फीलिंग टायर्ड, किसी भी पर्सन को ट्रिगर किया कि हाँ मुझे थकान महसूस हो रहा है, ठीक है, तो अब क्या सोचेगा, हाँ मुझे कॉफी पीनी है। तो क्या है, इसने जो हो रहा है इसको बंद करने के लिए मजबूर किया, अब वो कॉफी पिएगा, ठीक है। तो डेली जो होगा वो अपने, मान लीजिए कोई भी एम्प्लॉय है, वो डेली ऑफिस का काम करने के बाद जब वो थक जाएगा तो डेली क्या करेगा, वो कॉफी पिएगा। तो बेसिकली जो होता है इस तरीके से जो होता है हैबिट फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो ये हमारा पहला हो गया स्टेप्स क्यू, ट्रिगरिंग फैक्टर, ठीक है। दूसरा जो हो गया वो क्या आ गया, रूटीन का क्या मतलब है, एक्शन, बिहेवियर, ठीक है। द एक्चुअल हैबिट और एक्शन परफॉर्म, मतलब रेगुलर बेसिस पे जो एक्चुअल हैबिट आप कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं, वो हमारा हो गया रूटीन। एग्जाम्पल, ड्रिंकिंग कॉफी एवरी मॉर्निंग, रोज सुबह में डेली आपने उसे रिपीट करना शुरू कर दिया सेम टाइम पे, ठीक है। तीसरा जो हमारा हो गया रिवॉर्ड आउटकम एंड रेनफोर्समेंट, मतलब क्या है इसका, ए पॉजिटिव एक्सपीरियंस दैट मेक्स यू रिपीट द हैबिट। फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या है, अब वो डेली कॉफी पी रहा है, तो मतलब ये हो गया कि उसे कॉफी पी रहा है तो उसका थकान जा रहा है, तो उसे अच्छा महसूस हो रहा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से उसे क्या मिल रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक रिवॉर्ड है, ठीक है, एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। तो वो क्या करेगा, वो अपने बिहेवियर को रिपीट करेगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या होंगे, हैबिट फॉर्मेशन डेवलप होने लगेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल में है फीलिंग मोर एनर्जेटिक,
आफ्टर ड्रिंकिंग कॉफी, ठीक है। व्हेन दिस साइकिल रिपीट्स रेगुलरली द हैबिट बिकम ऑटोमेटिक, मतलब वही है कि जितना ज़्यादा जो होता है इस साइकिल को, इस पूरे स्टेप्स को वो रिपीट करने लगेगा, फॉलो करने लगेगा, हैबिट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। और फाइनली जो होता है लास्ट में उसके पास जो होते हैं ऑलरेडी डेवलप हो जाएंगे और वो अनकॉन्शियसली जो होता है उसे फॉलो करने लगेगा, ये उसके बिहेवियर में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। क्या क्या फैक्टर होते हैं जो कि हैबिट को जो होता है प्रभावित करते हैं हैबिट फॉर्मेशन को, तो इसमें आ गया हमारा रेपिटेशन एंड कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये इसके स्टेजेस में आता है, जितना ज़्यादा आप रिपीट करेंगे उतना ज़्यादा जो होता है किसी भी बिहेवियर को लर्न करके उसे हैबिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। द मोर ऑफ्टन ए बिहेवियर इज रिपीटेड द स्ट्रॉन्गर द हैबिट, ठीक है। टाइम एंड ड्यूरेशन, टाइम इट टेक्स अराउंड 21 to 66 days to form a habit depending upon complexity, मतलब क्या है, ये एक टाइम ये बताया गया है कि 21 से 66 डेज तक जो होता है, अगर किसी भी बिहेवियर को जो होता है वो कॉन्टिन्यूसली जो होता है रिपीट किया जाए तो वो एक हैबिट में जो होता है वो बदल जाता है। पर हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा समय भी ले सकता है, ठीक है। मोटिवेशन एंड विल पावर, उसका मोटिवेशन लेवल कितना है, ठीक है। उसका इनर जो फोर्स है, उसका जो इनर डिजायर है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है, वो कितना अच्छा है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है वो हैबिट डेवलपमेंट जो होता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स, ठीक। किसी भी चीज़ को लेकर वो कितना ज़्यादा गोल ओरिएंटेड है, कितना ज़्यादा उसे अचीव करना चाहता है, ये उसको जो होता है हैबिट डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये जो फैक्टर होते हैं ये हैबिट फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। इसी में आ गया हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर, ठीक है, ट्रिगर्स सराउंडिंग, ये होता है इन्फ्लुएंस हैबिट फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, कीपिंग ए बुक नियर योर बेड इनकरेज रीडिंग। वैसे ये जो होता है ये मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ये बात उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब कहने की एग्जाम्पल के लिए है, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं होता है। पढ़ने का मन करेगा तो ही पढ़ेंगे। Rewards and reinforcement. Positive rewards strengthen habits while negative reinforcement can weaken them, ठीक है। मतलब वही है, जितना ज़्यादा उसे रिवॉर्ड्स मिलेगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा, उतना ज़्यादा वो उसके लिए काम करेगा और लर्न करेगा, ठीक है। हैबिट डेवलपमेंट में ये पूरे जो होते हैं ये फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर जो होता है हमारा ये पार्ट 2 कॉग्निटिव प्रोसेस का कंप्लीट होता है, ठीक है। बचे हुए टॉपिक्स जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे। तो आप लोग इन सारे टॉपिक्स जो यहाँ पर बताए गए हैं उनको अच्छे से पढ़िए। कोई भी डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप रेगुलर जो होता है वो लेक्चर देखते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।